ईरान ने फिलहाल तो ऐसे ही है कि इनकार कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ही सिर्फ मीडिएटर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो अमेरिका बिल्कुल अपने आप को कुर्बान कर देगा इसराइल के लिए, जो कि मुझे लगता है कि अब पॉइंट आ गया कि यहाँ पे तो जो चीज नहीं ले सकते आप जंग से, वो चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको मीडिएशन में या नेगोशिएशन में मिल जाएगी। और ईरान के पास एक ही पत्ता है कि जो वो रख सकता है अमेरिका के खिलाफ, वो तो न्यूक्लियर वेपन ईरान का यही है। निगोशिएट करते हुए अगर फॉर एग्जांपल बात नहीं बनी, तो ये कश्तियां जो आज नेवल ब्लॉकेड लगाई हुई हैं, वो कश्तियां अटैक करना शुरू हो जाएंगी। वेलकम जी सियासत डॉट पीके से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ईरान से जॉन हुसैन। जॉन भाई, इट्स प्लेजर टू होस्ट यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। ईरान ने सर इनकार कर दिया पाकिस्तान आने से। आखिरी टाइम में ये क्या हो जाता है सर, कहीं ना कहीं डेडलॉक आ जाता है। तो अभी क्या सिचुएशन है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ईरान ने फिलहाल तो ऐसे ही है कि इनकार कर दिया है, क्योंकि देखिए नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है। ईरान को अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करेंगे तो अमेरिका वहां से नेवल ब्लॉकेड हटाएगा। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका को लगा जी, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच जो कहते हैं ना, कि गाजर भी दो और डंडी भी साथ रखो, तो उनको लग रहा था कि हम यहाँ पे खड़ा रखेंगे और ईरानी आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ईरानियों ने मना कर दिया। बट लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है वकार भाई। अभी भी जो है वो चल रहा है कि शायद जाएं शायद ना जाएं। अभी अगर ब्लॉकेड हटता है तो चले जाएंगे। एंड आई थिंक पाकिस्तान भी कोशिशें कर रहा है समझाने की अमेरिका को कि भाई ये ब्लॉकेड वाला जो आपने सिलसिला किया है वो सही नहीं है। तो देखें, इंशाल्लाह हटता है तो फिर ये तो जाएंगे मेरे ख्याल बज़ाहिर में। सर, अगर एज इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट देखें तो ये पार्ट ऑफ नेगोशिएशन है जो ईरान कर रहा है। कि ये भी एक नेगोशिएशन ही है कि आप पहले ये करें तो फिर हम आपके साथ बैठेंगे। ईरान अपनी एक वैल्यू दिखा रहा है। यस, आई थिंक बैकडोर डिप्लोमेसी तो चल रही है ना। जी। बैकडोर चैनल्स तो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है चीजों को रिजॉल्व कराने की अमेरिका और ईरान के बीच में। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ही सिर्फ मीडिएटर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। दूसरे भले कर रहे होंगे हेल्प करने की कोशिश, लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक देखते हैं इस पे, इंशाल्लाह ये रंग लाएंगी कोशिशें और ठीक है। आगे हो सकता है कि मुज़ाकरात हो। यस। और मुज़ाकरात अभी आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और ओवरऑल भी किस लेवल तक पहुंचे हुए हैं, कहां तक बातें हैं और किन चीजों पर डेडलॉक है जो कि हकीकतन है? क्योंकि कुछ तो खबरें ये भी हैं कि आखिरी जो मुज़ाकरात हुए थे जेडी वेंस के साथ, वहां ये भी तय हुआ कि कुछ बातें मीडिया के सामने नहीं की गई। तो फिलहाल सिचुएशन क्या है, कहां तक मामला तय हैं और कौन से संजीदा इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात रुकी हुई है? देखिए, तो डॉक्टर कालीबाफ ने भी कह दिया था कि कुछ चीजें डिसाइड हुई हैं, कुछ चीजें डिसाइड नहीं हुई जब पहला राउंड हुआ था टॉक्स का। तो आई थिंक काफी चीजों पे अग्रीमेंट हुआ है ईरान का अमेरिका के साथ। ऐसा नहीं है कि वो जाया गया है पहला राउंड। और अभी जो सिचुएशन चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ नेवल ब्लॉकेड के ऊपर चल रही है। और लेबनान का भी थोड़ा सा इशू अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो उसका भी उसके ऊपर भी सवालिया निशान थोड़ा सा आना शुरू हो गया। लेकिन मेजोरिटी जो है इसके ऊपर फोकस अभी इस वक्त नेवल ब्लॉकेड का है, क्योंकि ये एक इमीडिएट और अर्जेंट चीज है। ईरान क्यों चाह रहा है कि नेवल ब्लॉकेड हटाएं? क्योंकि निगोशिएट करते हुए अगर फॉर एग्जांपल बात नहीं बनी, तो ये कश्तियां जो आज नेवल ब्लॉकेड लगाई हुई हैं, वो कश्तियां अटैक करना शुरू हो जाएंगी। तो ईरान कह रहा है कि इनको हटाओ फिर हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है, ये तो ट्रम्प के ऊपर है कि वो बच्चों की तरह जिस तरीके से रोज आके बैठ जाता है और जो दिल चाहता है कीबोर्ड के ऊपर वो टाइप करता है। अगर ये प्रेसिडेंट ना होता ना यूनाइटेड स्टेट्स का, और अगर कोई नॉर्मल बंदा होता जो ऐसे ट्वीट्स कर रहा होता, तो माशाल्लाह आप फिर देखते कि लोगों का रिस्पांस इस पे क्या होता और बड़े बड़े तजियाकारों का क्या रिस्पांस होता। लेकिन बहरहाल मैं बड़ा हैरान होता हूँ देख के कि अमेरिका के जितने भी लोग हैं वो डिफेंड कर रहे होते हैं कि जी स्ट्रेटेजिक बड़ा जवाब वो जो कर रहा है ट्विटर स्ट्रेटेजिक, उसको मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अंदाजा है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। जो इसराइल ने बोल दिया वो उसने करना है। आगे अब बहरहाल इसराइल को कहाँ तक कंट्रोल कर सकता है अमेरिका, कितना आजाद हो सकता है इसराइल से, ये देखना अभी बाकी है। और जंगबंदी की क्या सिचुएशन है? पूरा मन है? ओवरऑल कोई मिसाइल तो नहीं गिर रहे ईरान तेहरान में? नहीं, देखें यहाँ पे जो अटैक किया कश्ती पे, ईरान की कश्ती एक है, टुस्का। टुस्का वेसल जो है, कार्गो वेसल, उसके ऊपर पहले तो MK-45 से हमला किया अमेरिका ने। और बाद में उसके ऊपर पायरेट्स की तरह जो है वो चढ़ के उसको टेक ओवर कर लिया रात के मिडनाइट के बाद। बाय द वे, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन्स जो है वो कुछ निशाना बनाया, अमेरिकी कश्तियों को ड्रोन से निशाना बनाया। लेकिन वो जाहिर है वो मेरे ख्याल में इंटरसेप्ट हो गया, मे बी, आई डोंट नो, उसके ऊपर खबर नहीं आई। लेकिन ये तो खबर है कि निशाना बनाया। तो जो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे ये नजर आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हो सकता है कि टेंशन बिल्डअप हो, और अगर आगे जाके लड़ाई होती है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ही ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक ही रिस्ट्रिक्टेड होगी मेरे ख्याल में। तो बिल्कुल भी इस वक्त की, और इस वक्त ईरानी मेरे ख्याल में कोशिश कर रहे हैं देखने की कि कहीं से अमेरिकन शिप नजर आ जाए तो उसके ऊपर चढ़ के कब्जा कर लें मेरे ख्याल में। तो मुझे लग रहा है इस वक्त ये चल रहा है।
मगर वो जो कश्तियां हैं, जो ब्लॉकेट है, वो भी तो एक तरह से रिस्क भी है अमेरिका के लिए, उसके ऊपर अटैक भी तो हो सकता है अगर इन केस हालात खराब होते हैं, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। बिल्कुल होगा। देखें, देखें, अगर तो एंगेजमेंट होती है मेरे ख्याल में, देखें अभी जो वो खड़े हैं अरेबियन सी के अंदर। ये भी एक फैक्टर है ना, कि जो मिसाइलें हैं, जो चीजें हैं, जो एंटी शिप मिसाइल्स होती हैं या जो ड्रोन्स होते हैं, उनको कैलिब्रेट किस तरीके से करना है, वो निशाना किस तरीके से, जो स्वार में वो किस तरीके से काम करेगा, वो काम तभी करेगा, सक्सेसफुल अटैक तभी होगा जब वो जरा सा करीब आएंगे। तो आपने मीम्स भी देखी होंगी, लोगों ने बनाया हुआ है कम क्लोजर, इस तरीके से मीम्स भी बनी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में वो वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से थोड़ा करीब आएंगे अगर ये, तो निशाना बनाएंगे। अभी तो इस वक्त वो बहुत इंटरनेशनल वाटर्स में जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ब्लॉकेड के, तो जो ईरान का ब्लॉकेड है उसके आसपास भी नहीं है अमेरिकन। तो जाहिर सी बात है, अगर आएंगे तो ईरान मौका देख के करेगा। लेकिन इसमें भी जाहिर है, अभी भी तहमुल, और लोग कहते हैं ना कि जी डिवाइड है, ईरान के अंदर डिवाइड है, मिलिट्री का डिवाइड है। अभी भी मिलिट्री चाहे तो निशाना बना सकती है, नहीं बना रही, नहीं बना रही, क्योंकि जाहिर है जो जो यूनिफाइड डिसीजन है वो यही है कि यार अभी थोड़ा सा सीज फायर को हमें मेंटेन रखना है, भले सामने से अभी एग्रेशन आई, इस पे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल चलती रही तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल होगा, और जवाबी कार्रवाई मेरे ख्याल में ये लोग करेंगे। व्हाट्स अबाउट यूरेनियम सर? यूरेनियम मांग रहे हैं अमेरिकन, ईरान देगा? और अगर ईरान दे देता है तो फिर क्या होगा? यार ईरान ने तो क्लियरली मना कर दिया ना, ईरान ने तो कह दिया कि हम यूरेनियम नहीं देंगे। ये सीक्रेट मुकद्दस जमीन की तरह है, और यूरेनियम जो है वो नहीं दिया जाएगा। हो सकता है डाइल्यूट कर दें, हो सकता है डाइल्यूट हो जाए, लेकिन यूरेनियम कभी भी, वकार भाई, ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा। देखें, यूरेनियम सिर्फ और सिर्फ एक विक्ट्री के तौर पे वो ले जाना चाहते हैं अमेरिकन। उनको पता है कि बम बम नहीं बनाना ईरानियों ने, वो सिर्फ एक विक्ट्री के तौर पे दिखाना चाहते हैं कि जी यूरेनियम जो है हमने ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल। और मुझे नहीं लगता कि यूरेनियम ईरान देगा किसी भी सूरत में। मेरा नहीं, हो सकता है कैप लगा ले इनरिचमेंट के ऊपर, हो सकता है कुछ सालों के लिए इनरिचमेंट बोले जी हम बंद कर रहे हैं, हो सकता है ये कर ले। लेकिन ये यूरेनियम देना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो फेस सेविंग कैसे मिलेगी अमेरिका को? क्योंकि मुज़ाकरात में फेस सेविंग चाहिए, मुज़ाकरात में हार जीत तो फेस सेविंग है। ईरान बोलेगा ना कि भाई हमने हमने अग्री कर लिया, हम इनरिचमेंट जो है वो कम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या हम नहीं कर रहे, 10 साल तक नहीं करेंगे। तो ट्रम्प बोल सकता है कि देखो वो न्यूक्लियर, मैं, ट्रम्प तो अभी भी कह रहा है कि मैंने सब कुछ तबाह कर दिया है, सब खत्म हो गया है, न्यूक्लियर तबाह हो गया। हो सकता है कल को ट्रम्प सामने आए और ट्रम्प बोले कि भाई इनरिच्ड यूरेनियम हमारी टीम ने देखा, हम ईरानियों से मिले, हम गए अंदर, हमने वो साइट देखी, हमने देखा कि यूरेनियम तबाह हो चुका है, तो अब हम जो है वो एग्जिट करके जा रहे हैं। ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और अबनाए हुर्मुज़ से कंट्रोल खत्म करेगा ईरान मुकम्मल तौर पर? देखें, ईरान आबना हरमुज को कंट्रोल पहले किया तो कब किया? जंग से पहले तो आबना हरमुज खुला हुआ था ना। ठीक है। तो बात सारी ये है कि ईरान ऑलरेडी, देखें, 12 नॉटिकल माइल उसकी ईरान की जो टेरिटरी है, टेरिटोरियल वाटर्स में, वो अपना लीगल राइट समझता है कि इसको अपनी तरीके से कंट्रोल करे। जो इंटरनेशनल वाटर्स में नेविगेशन की बात होती है, या यूएनसीएलओएस की बात होती है, यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन द लॉ ऑफ द सीज, ईरान के ऊपर अप्लाई नहीं करता, क्योंकि ईरान ने रेटिफाई नहीं किया हुआ, ना यूएस ने रेटिफाई किया हुआ है। और अगर अप्लाई करता भी है तो भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कुछ सेक्शंस हैं जो ईरान की आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं। बॉस्फोरस है, दूसरी जगह है जहां पे टोल्स लिए जाते हैं, जहां पे अपनी तरीके से पनामा कनाल है, दूसरे भी हैं, तो वहां पे ईरान कहता है कि जी हमारा भी राइट है, ओमान और ईरान का, कि वो कंट्रोल करें। तो ईरान क्यों देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? जो चीज जंग से अमेरिका नहीं ले पाया, जिस चीज के ऊपर उसने पूरी दुनिया से, डोनाल्ड ट्रंप ने भीख मांग मांग के बोला जी नेटो आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, साउथ कोरिया आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ। अब वो बुराइयां कर रहा है कि फ्रांस ने हमें मना कर दिया, स्विट्जरलैंड ने मना कर दिया, स्पेन ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया वो, कि ऑस्ट्रेलिया ने हमें मना कर दिया, जापान ने हमें मना कर दिया, ताइवान ने हमें मना कर दिया, सबने तो मना कर दिया। तो जो चीज नहीं ले सकते आप जंग से, वो चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको मीडिएशन में या नेगोशिएशन में मिल जाएगी। और ईरान के पास एक ही पत्ता है कि जो वो रख सकता है अमेरिका के खिलाफ, वो तो न्यूक्लियर वेपन ईरान का यही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। कल को अगर ईरान लेट गो करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और अमेरिकन कश्तियां यहाँ पे आ जाती हैं, अमेरिका को चाहिए, अमेरिका चाहता है कि डुअल कंट्रोल हो, मेंटेन्ड हो, ईरान और अमेरिका साथ मिलकर कंट्रोल करें। ऐसा कैसे हो सकता है जी? आप अपने आप को पोजीशन कर दोगे यहाँ पे, कल को अगर आपको जंग करनी हो तो सीधा यहाँ से अटैक करोगे? ये तो ईरान इजाजत नहीं दे सकता। और इंटरनेशनल लॉ की जो लोग बातें करना शुरू हो गए, बड़े बड़े मैंने देखा लोग इंटरनेशनल लॉ की, ये जी फलाना जी ढमका। इंटरनेशनल लॉ तो कोई हैसियत ही नहीं रखता। जो 70,000 से 1 लाख बच्चों का जो जो कातिल है, उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ जब अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप इंटरनेशनल लॉ ईरान के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो? जबकि अमेरिका ने बावजूद, मतलब इंटरनेशनल लॉ की बातें करते हुए, इतनी दफा निगोशिएट करते हुए अटैक कर दिया, पूरी पूरी सिविलाइजेशन उड़ाने की बातें कर रहे हैं वो, और आप जो है वो इंटरनेशनल लॉ की बातें इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कर रहे हो। तो ये आई डोंट थिंक कि कोई सेंस बनता है। कोई इंटरनेशनल लॉ कोई दांत नहीं है उसके, टूथलेस बॉडी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अचीवमेंट होगी पाबंदियों के हवाले से ईरान की, कि पाबंदियां हटेंगी बैनुल अवी सैंक्शंस? मुझे नहीं लगता कि बैन अवी सैंक्शन हटेंगी।
ये मेरा अपना मानना है। हो सकता है हट जाए, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होगी अगर हटेंगी तो। मुझे नहीं लगता सैंक्शन हटेंगी। हो सकता है तेल के ऊपर ट्रेड पे कुछ हो जाए, बाकी चीज़ों के ऊपर पाबंदियां नहीं हटेंगी। और मुझे लगता है कि एक डी फैक्टो सिचुएशन यही होगी कि अमेरिका बोलेगा ठीक है जी, ईरान ने हमें न्यूक्लियर इनरिच यूरेनियम नहीं दिया, तो हम सैंक्शन अभी भी लगा के रखेंगे उसके ऊपर। और हो सकता है थोड़े से एसिड्स जो है वो रिलीज कर दे। और जी, खुदा हाफिज, आप अपने घर, मैं अपने घर। अगर ये हो जाता है तो इसराइल कैसे राजी होगा? क्योंकि इसराइल ने तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, बहराने खर्चा भी हो गया, जंग भी हो गई। इसराइल के अंदर वो जो एक मिथ थी कि मिसाइल्स नहीं गिर सकते, वो भी गिर गए, नुकसान भी हो गया। अचीवमेंट क्या होगी? तो इसराइल राजी होगा? क्योंकि कहते हैं नहीं इसराइल जी, का बहुत। इन्फ्लुएंस है अमेरिका के ऊपर, तो फिर। जी जी, बहुत फायदा हुआ है। नेतन्याहू का भी करप्शन ट्रायल संडे को जो है वो पोस्टपोन हुआ है। उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी रीजन है, तो पोस्टपोन किया गया है। अंदर जो हालात हुए में, जो जो तबाही मची हुई है, वो तो खैर दुनिया माने ना माने, लेकिन जो इंडियन जर्नलिस्ट बाहर आ रहे हैं उनका आप देखें, उन्होंने कहा है कि लाशें पड़ी हुई हैं बंकरों के अंदर। तो अवाम की तो फिक्र नहीं है इसराइल को। इसराइल बेसिकली जो नेतन्याहू है और जो जायनिस्ट लॉबीज हैं, उनके फैसले को देखना है कि अमेरिका को वो जो है वो चला रहे हैं। अब देखें, इसके अंदर कुछ कार्ड्स हैं। कार्ड्स क्या हैं? उनके पास है एप्स्टीन फाइल्स। और ईरान के पास जो कार्ड है वो है अमेरिकी अवाम का कार्ड। कि यहाँ पे अमेरिकी अवाम भी जो है वो जज्बाती हुई भी है। अमेरिका फर्स्ट और इसराइल फर्स्ट जो है वो नजर आ रहा है लोगों को। एक मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो दोनों कार्ड्स किस तरीके से प्ले आउट होते हैं, ये हमें देखना है। ऐसी कैपेसिटी तो रखता है अमेरिका के इसराइल को वो शटअप कॉल दे दे, लेकिन अभी तक बहरहाल नजर नहीं आया है। लेकिन हो पर वो सकता है वहां कि पे अगेन एब्सटेंट फाइल आ चाइना और जाती रशिया के इन्फ्लुएंस के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू वो दे दे। है। अगेन एब्सटेंट फाइल आ जाती है जब हाँ, एप्स्टीन फाइल आया। यस, लेकिन देखिए, मैन मैन इन द ब्लैक सूट्स भी तो एक चीज होती है ना। काले सूट में जो लोग हैं अमेरिका के अंदर, जो स्टैब्लिशमेंट है, वो हमें नजर नहीं आती। वैसे तो बाजारी तौर पे अमेरिका बड़ा आजाद नजर आता है, लेकिन वो भी तो बैठे हुए हैं ना। वो भी तो कहेंगे कि जी बस अब देखो, यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी का पूरा फ्यूचर जो है वो एट स्टेक आ रहा है। पूरा डेमोक्रेट्स इस चीज को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर। तो कुछ ना कुछ चीज दिखानी भी तो है ना। और इसराइल के ऊपर हो सकता है, अब हो सकता है इसराइल भी कहे कि जी हमें सीज फायर कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे भी अब जंग को खोलना तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। वो किसी के ऊपर भी जंग खोल देंगे, ट्रायल को, करप्शन ट्रायल को एक्सटेंड करने के लिए। ऑल दो इसकी लाइक्लीहुड बहुत कम है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे नहीं पता कि इसराइल राजी होगा या नहीं होगा। बहरहाल अमेरिका अगर राजी नहीं हुआ, तो अमेरिका बिल्कुल अपने आप को कुर्बान कर देगा इसराइल के लिए। जो कि मुझे लगता है कि अब पॉइंट आ गया कि यहाँ पे लोग जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट पे आके बाहर निकल आएंगे, और वहां पे एक रिजीम चेंज की सूरत जो है वो पैदा हो सकती है। तो अमेरिका, मुझे लग रहा है थोड़ा सा हो सकता है कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वहां पे आए। ठीक है, लास्टली मुझे बताएं सर, इसके ऊपर मुझे बता दें, ये फिर हम यही समझ रहे हैं कि ये एब्सटेंट फाइल इसराइल की तरफ उनका ट्रायल चल रहा है, नेतन्याहू का। अमेरिका में ट्रंप की एब्सटेंट फाइल्स हैं, और ये दो जाती इनके दो मसले हैं या फायदे हैं, तो ये जंग उन्हें बेनिफिट कर रही है, अदरवाइज तो किसी को बेनिफिट नहीं कर रही है। यस, देखिए, वकार सिर्फ जाती नहीं है। एप्स्टीन जो नेटवर्क रन कर रहा था, वो पूरे पॉलिटिकल क्लास में, ऑथर्स में, एकेडमिक्स में, मीडिया में, पूरे कंपनीज में, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल गेट्स का नाम आ चुका है उसके अंदर, स्टीफन हॉकिंग का नाम आ चुका है यार। मतलब वो पूरी एक एक पूरा सिस्टम है। ना सिर्फ ट्रम्प है, ना सिर्फ नेतन्याहू है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसके जिसके थ्रू जो है वो मिलिट्री और कैपिटलिस्ट एलीट और इसके अंदर जितने भी इनकी कॉपरेशंस हैं, उन सबको कंट्रोल किया हुआ था इसने। तो ये इन्हीं की ख्वाहिशात है, और यही लॉबी है जो एट द एंड ऑफ द डे ट्रम्प को सपोर्ट भी करती है, बैक भी करती है। इसीलिए फैसले होते हुए नजर आते हैं। ट्रम्प अकेला कोई भी फैसले जो है वो नहीं कर सकता। ट्रम्प के हाथ में नहीं कि उसने ट्वीट कर दिया तो जी हो गया। ये पूरे बैकडोर पे जितनी भी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक क्लास है वो काम कर रही होती है। तो इस पे पूरा सिस्टम के अंदर लड़ाई, और अवामी लेवल पे अवाम का सिस्टम के खिलाफ लड़ाई, ये वाली सूरत हाल जो है पैदा हो रही है मेरे ख्याल में। ईरान की अवाम ये जो मुज़ाकरात हैं इनके ऊपर एतमाद करती है? क्योंकि ईरान में अवाम मुज़ाकरात से बड़ा गुस्सा करती थी मुज़ाकरात का सुन के। तो अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, और ईरान अमेरिका को कोई ना कोई फेस सेविंग देता है, तो अवाम का क्या रिएक्शन है? देखें, पहले पहले टॉक्स में पहला राउंड जो हुआ उसमें तो अवाम बड़ी खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि ईरानियों ने कहा कि जी अमेरिका हमारी राजी हो गया हमारी बातों पे आने के लिए। मतलब दे हैव अग्रीड कि हमारे 10 पॉइंट्स पे काम करेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी अग्री हो गया है। और ट्रंप ने फिर ट्वीट भी कर दिया कि जी 10 पॉइंट्स आर वर्केबल फॉर अस, फॉर द नेगोशिएशंस। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो उसने कहा कि हम ईरान को पता नहीं गोल्डन एज में ले जाएंगे या कहाँ ले जाएंगे। तो ईरानियों ने पहले राउंड में तो बड़ा अच्छा वो किया कि जी वाह वाह, हम जीत गए, अमेरिका सरेंडर करने आ रहा है। पहले राउंड के दौरान जो हुआ और पहले राउंड के बाद जो हुआ और अब जो चीजें चल रही हैं,
उसके हिसाब से ईरानी जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक मामला हुआ है कि नहीं जी, नहीं जाना, ये तो धोखा देगा आपको, ये तो बड़ा अटैक करने वाला है, तो आप नहीं करो ऐसा। लेकिन यार अवाम अवाम के अपने जाहिर है एक व्यू पॉइंट्स होते हैं, और जाहिर है लीडरशिप यहाँ पे एक चाहती है कि भाई परमानेंटली ये जंग खत्म हो। और किस तरीके से जंग खत्म होगी जब तक आप अमेरिका को फेस सेविंग नहीं दोगे, तो किस तरीके से जंग खत्म हो सकती है? इसमें तो नुकसान दोनों का है। तो एक अवाम और लीडरशिप के बीच में थोड़ा सा आई थिंक अभी एक एक चीज आई है। और कुछ लीडर्स हैं जो खुद भी कहते हैं कि नहीं जी, नहीं होना चाहिए, नेगोशिएशन में हमें नहीं जाना चाहिए। अभी तो सब कह रहे हैं कि नहीं जाओ, नहीं जाएंगे नेवल ब्लॉकेट की वजह से। लेकिन नेवल ब्लॉकेट से पहले भी कुछ लीडर्स थे, रजाई साहब हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्यूटी चीफ हैं, उन्होंने जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने कहा कि जी मुझे पर्सनली लगता है कि ईरान को नहीं जाना चाहिए। और भी दूसरे लोग हैं, जो मरंदी साहब हैं जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, वो कहते रहते हैं कि नहीं जी वो तो नहीं जाना चाहिए, वो तो हम मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए। तो पर्सनल व्यूज लीडर्स के भी कुछ ऐसे हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक जाहिर है एक ग्लोबल प्रेशर ईरान के ऊपर जो बन गया है, क्योंकि ईरान अगर नहीं जाएगा, अभी तो ब्लॉकेड लगा हुआ है, अब ना जाए तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वजह है, ईरान के पास जस्टिफिकेशन है। अगर ब्लॉकेड ना होता और फिर ईरान ना जाता, तो दुनिया बोलती कि जी ईरान फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा, और ईरान जो है वो नहीं कर रहा, जिद्दी हो गया है फॉर एग्जाम्पल, या ईरान को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। तो ये सारी बातें सोचते हुए इनको तो पहले भी ये कह रहे थे, जो लीडर से अगर आप बात करें, जो नेगोशिएटिंग टीम को लीड कर रहे हैं, उनसे उनके व्यूज अगर देखें, तो पहले भी उन्होंने कहा है कि भाई हमें जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नब्बेवियान साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमें जरूरत नहीं है, सीज फायर की जरूरत नहीं थी हमें, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा चलो जी कोई बात नहीं, चलते हैं इसके ऊपर। तो जरूरत नहीं है ईरान को, लेकिन कर रहा है बहरहाल, क्योंकि एक ग्लोबल इमेज भी रखना है और अपनी आवाम का भी सोचना है इनको। अंडरस्टैंड। लास्टली सर बताएं, पाकिस्तान में बड़ा रोला था, करेंसी खरीद रहे थे, ईरानी करेंसी, तो वो तो बढ़ नहीं रही और हमने तो महंगी भी खरीद ली। क्या मशवरा देंगे फिर? यार मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ भाई, मेरे यूट्यूब पे भी है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा एक्सप्लेन किया, वो जिसको देखनी है जाके वीडियो देख ले ईरानी करेंसी के ऊपर। मेरा मशवरा ये है कि ईरानी करेंसी अब मत खरीदो यार, 4 गुना रेट पे बिक रही है वहां पे। ठीक है, कुछ लोगों ने मदद करने के लिए खरीदी कि ईरान का फायदा होगा, अच्छी बात है। और कुछ लोग अभी भी शायद ये सोच कर खरीद रहे हैं कि ईरान का फायदा होगा। नहीं, अभी जो करेंसी हो रही है वो सेल और बाय मार्केट के अंदर ही चल रहा है। तो पहले जो करेंसी का स्टॉक आ गया था वो बिका, फिर वो दोबारा बिका, मार्केट्स में गया, फिर मार्केट ने बेचा, तो इस तरीके से उसकी प्राइस जो है वो इन्फ्लेट हो रही है। मुझे नहीं लगता अभी आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि देखें बहुत जल्दी अगर तोमान बढ़ेगा ना, रियाल अगर बहुत जल्दी बढ़ गया, तो ये एक शॉक देगा इकोनॉमी के अंदर, ये शॉक के तौर पे आएगा, और पूरी इकोनॉमी रिस्क करती है कि वो कोलैप्स हो जाएगी इस अप्रिसिएशन की वजह से। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि जाहिर है एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज अपनी करेंसी को कंट्रोल में, एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे ईरान के, इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, हर ईरानी खरबपति बन जाएगा, तो काम कौन करेगा? बाहर से मर्सिडीजें ले आएंगे, जो तोमान पड़े हुए हैं उस पर पूरी जिंदगियां गुजर जाएंगी, पूरा सिस्टम धर्म भरम हो जाएगा। नहीं करें ऐसा, ये प्लीज एक्सपेक्टेशन में नहीं खरीदें इस वक्त, मेरा मेरा मशवरा यही कि अब नहीं खरीदें।